बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम शहजादों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। शहजादों, एमडी गेट की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही? अगर नहीं चल रही तो टाइम है, शुरू कर लें, और अगर चल रही है तो चलो साथ चल रही है, चल ही रहे हैं हम भी आपके साथ। ठीक है जी, कैसी तैयारी है, कितने परसेंट तैयारी हो गई, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं बताइएगा। अच्छा जी, आज के लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूं एमडी गेट का पास पेपर, एमडी गेट, ठीक है, सिंध 2022 सॉरी, राइट, जो कि किसने लिया था, डाउ ने लिया था, ठीक है, तो DUHS ने लिया था, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस ने ये एमडी गेट का पेपर लिया था। और आज मैं ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो बोर्ड पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ, वरना तो मेरी वीडियोस स्क्रीन की आ रही होती हैं, तो सोचा कि आज इस पे जाऊं। तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि वो ठीक है या ये ठीक है, तो फिर जो आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चंस मैंने प्रिंट कर रखे हैं आपके पास स्क्रीन पे शो होते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जरा क्वेश्चन था कौन सा, ये 123 से शुरू हो रहा है। आपके पास पेपर है, आप निकालो 123 क्वेश्चन देखो। कहता है कि व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, ओके, डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं एग्जैक्ट लेक्चर्स की तरह चीजें समझाऊंगा। तो एक काम करता हूं कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। आगे कहता है कि डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो एक काम करते हैं कि मैं मुख्तलिफ रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देता हूं। मानो एक रेजिस्टर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया, देन उसके बाद हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। उसने कहा डिफरेंट, तो हमने भी क्या दिया डिफरेंट। क्या होगा, ठीक है, इसे मैं आर क्या देता हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, सही है। अब जहन में रखिएगा कि ऑप्शंस देता है बोथ द ईएमएफ द टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेजुअली चेंज। अब ईएमएफ क्या है, वो जो यहां है, और टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, वो जो यहां मिलेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा अच्छी मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता, ठीक है। बोथ कहता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों चेंज हो जाएंगे। बोथ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, यानी एक कहता है कि एक जितना चेंज आएगा, दूसरे में कहता है कि इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, लेकिन अलग अलग आएगा। तीसरे में कहता है कि इट्स चेंजेस, ईएमएफ चेंजेस बट टर्मिनल पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। कहता है थर्ड क्वेश्चन में ये तो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, डी में कहता है बोथ ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल रिमेन सेम, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इट्स ईएमएफ रिमेन सेम, ये सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये पोटेंशियल वी 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 ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा कि आपके पास ईएमएफ जो है वो सेम रहता है, यानी इसको मैं लिख देता हूं कि ये सेम रहेगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। सो पहला क्वेश्चन तो बेटा हमने कर लिया। अच्छा, एक एमसीक्यू से अब एमडी गेट का क्वेश्चन नंबर 124। एमडी गेट कौन सा, 2022 डाउ सिंध का है। अच्छा, पंजाब का भी करेंगे, ठीक है, तो पहले सिंध का कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज, स्क्रीन पर आपके पास आ रहा होगा कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज। यार ये पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, पहले तो ये समझे ना, ठीक है। मानो कि ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, मैं यूं बना देता हूं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इन शेल्स का काम नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूं एक न्यूक्लियस है। एक फोटोन भाई साहब यहां से आते हैं, न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, और गुजरने के बाद तुम मेरे पास भी आए और मेरा हाल भी ना पूछा, ऐसा ही हुआ, टक्कर नहीं लगती, ये यूं इधर टूटेगा और ये इधर टूटेगा, दो पार्टिकल बनेंगे। एक पार्टिकल को कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन,
और दूसरे पार्टिकल को कहेंगे हम पॉजिट्रॉन। बेटा ये एमसीक्यूज के साथ मैं पूरा टॉपिक समझा रहा हूं ताकि दोबारा तुम्हें जरूरत नहीं पड़े, राइट। तो ये पेयर बन गया, ये जो बना ये क्या बना, ये पेयर बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो कम से कम ये वाला जो फोटोन है ये कितनी एनर्जी का होना चाहिए तब जाके किसका बनेगा, मिनिमम कितना एनर्जी का होना चाहिए, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। ई एंड वी कितना होना चाहिए, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी पार्टिकल है किसका, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो फिर इसका मतलब इसकी भी सेम एनर्जी होगी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कम से कम बता रहा हूं ना। अब आप इसको और इसको ऐड करते हो 0.51 एंड प्लस 0.51, तो यही 1.02। इससे ज्यादा वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी कम से कम आपको चाहिए, तो फिर तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कौन सा था? आई थिंक ए ऑप्शन इज द, नहीं ए है या पता नहीं, हाँ बी है, बी इज द राइट ऑप्शन। 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सही आंसर है। अब ए है, बी है, सी है या डी है, ये तुम्हारा फैसला। ठीक हो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, डन। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैं इसको मेरेज कर रहा हूं। अब मैं वो जो ड्रामेटिक वीडियो नहीं बनाऊंगा कि खोलूं फिर रोकूं फिर मिटाऊं, फिर नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। कहता है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन पे कहता है द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग फैराडेज लॉ। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फैराडे ने तो आपके पास कैपेसिटेंस की भी दिया था ना, तो ये उसमें बता रहा है। अच्छा, फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एक काम करते रहे। फैराडेज लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ है, अब मैं आपकी जो क्वेश्चन है ना उसमें इसको ई के साथ लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। सही है, ओके। तो फिर है जाएगा, इसको हटाते हैं तो यहां पे लगेगा n, साथ में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगी। सर ये नेगेटिव साइन क्या है? ये लेंजेस लॉ को बताती है। अब क्या होती है, हम इस टॉपिक को तो नहीं अलग जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक है, ऑप्शन हमारा ठीक है कि फैराडेज लॉ में कितनी फ्लक्स होगी। अच्छा, एक एग्जांपल बताऊं, मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पर एक में नेगेटिव लिखा ही नहीं है, एक में लिखा है, एक में नहीं लिखा। दूसरी चीज, एक और बात भी बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे लिखा होता चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, या ऐसा लिखा होता कि आपके पास सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ। तो ये हम क्वेश्चन हमारे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 हमारा हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। आप लोग बेटा एसएस लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, जो भी है करते रहो। आगे चलते हैं। कहता है कि a centripetal cyclist moving on a 126, a cyclist moving on a circular track skids because एक साइकिलिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक में चलता है। फिर क्या होता है ऐसा? तो फिर कहता है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो पहले ही होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द, वो स्किड करता क्यों है सर? इसलिए करता है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन होती है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है उतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से ये सब होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 पर आ जाओ। ओके,
तो इसे मिटा दो। अब इसमें मैं क्या बताऊं यार, 127 पर आ जाते हैं। ये अच्छा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, मुझे अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कराने में ज्यादा मजा आता है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ओके, एक बॉडी है यहां से यूं ड्रॉप हुई है, फेंकी नहीं है, छोड़ी है, ये दो बातें, फेंका धड़ाम से नीचे फेंक दो, छोड़ दिया ऐसे करके यूं छोड़ दिया, तो ये हुई है ड्रॉप, थ्रो नहीं हुई, ठीक है, ड्रॉप हुई है। आगे आगे चलते हैं। फॉल फ्रीली यानी उसे आजाद छोड़ दिया, चल बेटा नीचे जा। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, इधर वो पहुंची, पता नहीं कितना टाइम लगा, लेकिन 5 सेकंड में यहां पहुंची। इधर इसकी वेलोसिटी क्या है ये पता नहीं। तो बेटा डेटा बनाओ यार जल्दी से, ताकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। आपको टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड का। बेटा याद करो, जो भी चीज ड्रॉप होती है ना हाइट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बोला है फाइंड करो, ठीक है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी वाली होगी, और वो होती है 9.8, मगर हम 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, अलिफ बे जीम दाल, पता नहीं कौन सी लगेगी, तो मैं लगा के देख देता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हाँ भाई लग गई, वी एफ भी है, वी आई भी है, ए की जगह जी कर दो, ये लो सब कुछ आ गया, राइट। ओके, डेटा पुट कर देते हैं। वी एफ इज इक्वल टू, वी आई तो 0 होता है, जी की वैल्यू 10 होती है, टाइम आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, ऐसा कर दें। वी एफ इज इक्वल टू 5 10 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखोगे सर उसमें तो 50 है ही नहीं, तो 49 तो है ना, ये सही ऑप्शन है। वो 50 क्यों आया हमारे पास, 49, ये 49 क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा मैंने यहां पर 9.8 रखा है, अब आप सॉरी 10 रखा है, आपने 9.8 नहीं लेना एमसीक्यूज में, ठीक है। आपने 9.8 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर, क्योंकि 9.8 को मल्टीप्लाई के चक्कर में तुम पागल हो जाओगे, तो बेहतर यह है कि 10 रखो। अच्छा अब एक और सवाल, क्यों सर आंसर तो सही नहीं आ रहा, नियरेस्ट तो आ रहा है ना, इतना पहुंच सकते हो। अब एक बच्चे एक सवाल करेंगे, सर मिसाल के तौर पे अगर हम 9.8 से मल्टीप्लाई करें और 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 5 से करते हैं, इसको भी 5 से करते हैं, इसका आंसर आएगा 49 और इसका आंसर आएगा 50। सर अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो किसको टिक लगाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, समझ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही बात आएगी, या तो ये या फिर ये, ठीक है। बात समझ में आई, इसलिए आपने वही आंसर, एक ही क्वेश्चन उठाना है 10, जिसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है जी। 127 डन। कौन सा ऑप्शन है इसका, 49, हाँ मेरे पास जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो ई है, आप आगे पीछे ना हो गई गड़बड़, ठीक है डन। आगे चलते हैं। ओके जी, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है जी 128। ओके, इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a1, ओके, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरी वैल्यू है ay2 इज इक्वल्स टू साइन सॉरी a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और -5 भी है। ओके भाई, कहता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, किस चीज का डिफरेंस पूछा है, एम्पलीट्यूड का, ओके, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वेवलेंथ का, ठीक है, फेस का, ठीक है, डायरेक्शन का, ठीक है। कैसे पता चलेगा यार ये किस चीज का डिफरेंस है। एक इधर इक्वेशन में तो एक चीज नजर आ रही है, ये 5y पता नहीं कहां से आ गया, वरना तो नहीं है। तो बेटा अभी इस इक्वेशन को ना मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। सर ये जो a है ना, ये एम्पलीट्यूड है, डन। सर ये जो k है ना, ये कांस्टेंट है। सर ये जो x है ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है सर, ये जो ओमेगा टी है ना, ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे कि हम कहां से निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी है ना, तो यहां से हम इसको चेंज करके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर देते हैं। तो सर ये जो 5 बचा ना, ये इस पूरी इक्वेशन में जरा चेंज आया है।
और इसको कहते हैं फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूं ये फेज डिफरेंस होता क्या है। वैसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं जरूर बताऊंगा कि फेज डिफरेंस क्या होता है। देखो मेरे पास एक वेव है और ये दूसरी वेव है, लाइक टाउ 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 टाउ, ये हमारे पास एक वेव बन रही है। दूसरी वेव जो है वो कहां से शुरू हो रही है, शायद इधर से, इधर से, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस आएगा ना, उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। बात समझ आ रही है? बस इससे ज्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि अभी तो इसकी और भी बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन फिलहाल एमसीक्यूज के हिसाब से मैं इतना बता रहा हूं कि इसमें जो एडिशनल चीज है वो क्या है, फेज है। तो इस फाई को कहते हैं फेज डिफरेंस। ओके जी, डन हो गया। कहता है कि इन इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है जी E इज इक्वल टू सॉरी माइनस डेल्टा V और डेल्टा R। अब इसके अंदर V क्या है और R क्या है ये तो मैं समझा देता हूं। सर ये जो V है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, ये जो R है ये डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है। और ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ओके। अब ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है कि E पॉइंट टूवर्ड इंक्रीजिंग V। ओके, जो पोटेंशियल बढ़ेगा जब हम E की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कहता है कि E पॉइंट्स टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि क्या ये पोटेंशियल डिक्रीज आपको बता रहा है। कहता है कि E इज परपेंडिकुलर टू V। नहीं, ऐसा नहीं है। E इज पैरेलल टू डेल्टा V, E इज ऑपोजिट टू डेल्टा V। देखो भाई, इसका मतलब ये है कि आपका पोटेंशियल जो है नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटिंग हेयर व्हाट, कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। सो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 129। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाओ। 130 क्या कहता है, पाथ ऑफ द न्यूट्रॉन मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वाह जी वाह। चलें देखें जी, एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। 1 2 ये 3, या आगे बस इतनी ज्यादा नहीं बनानी ना, ये लो और बना लेते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन आ गया ये इस तरफ जा रहा है। एक न्यूट्रॉन को लाओ, न्यूट्रॉन को ला के ट्राक ऊपर फेंको, यानी इसके ऐसा ऐसे ही है ना, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर भेजो। तो पाथ क्या होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, पैराबोला होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये होते क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा भाई न्यूट्रॉन के ऊपर Q0 होता है, यानी प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता। तो ये तो न्यूट्रल है भाई। मैग्नेटिक फील्ड में पाथ तब चेंज होता है जब एक चार्ज उस फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दें। कैसे, मानो यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लाता हूं, लाके मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूंगा, तो फिर इसका पाथ जो है वो सर्कुलर हो जाएगा इस तरह, ये यूं घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, लेकिन जब एक बॉडी यानी पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है वो किसी फील्ड में जाएगा, तो वो तो सीधा सीधा शराफत से स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की कोई एक्ट नहीं कर सकती, कोई अफेक्ट नहीं कर सकती। अगर एक फॉर्मूला उठाओ, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, तुमने पढ़ा होगा। तो मान लेते हैं कि थीटा तो यहां पर 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो समझ में आ गया। लेकिन यहां Q की वैल्यू 0 है, भले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, भले वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ है, भले वो 100 मीटर पर सेकंड है, लेकिन Q की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में गुजरेगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन था,
130, भाई मैं भूल जाता हूं, बता देना, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब जानने के लिए फिर से हम बात करेंगे किसकी, अगला क्वेश्चन है फिर एमडी गेट क्वेश्चन नंबर 2022 और क्वेश्चन नंबर है जी 131। कहता है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, चलो बैटरी बनाते हैं, ये आ गई बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसके अंदर एक चीज, एक भूत है जिसे कहते हैं ईएमएफ, इतनी मोटी फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है। अब हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, छोटी सी होती है इसके पास, ठीक है। इफ द करंट इज ड्रॉन द टर्मिनल पोटेंशियल इज गिवन बाय, ओके, मानो यहां से करंट मूव होना लगा, ये है आपके पास टर्मिनल आ गया, ये पॉइंट्स आ गया, इधर पहुंच गए, अब ये करंट ड्रॉ हुआ। जब करंट ड्रॉ हुआ, एक मिनट, हाँ, करंट ड्रॉ हुआ तो टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे यार? जो ईएमएफ होता है ना, वो होता है, अब हमारे पास क्या पोटेंशियल दिए हुए हैं, 2-3 दिए हुए हैं, तो हमारा जो ईएमएफ होता है ना, वो इस तरह होता है, V प्लस आई आर के, ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है। और ये जो छोटे वाला आर है ना, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब क्या करें, अब मुझे ये वाला है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, और ये क्या है, ईएमएफ है। अब उसने यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला पूछा है, तो बना दो ना यार, E माइनस आई आर, ये लो, इसमें कोई लंबी चौड़ी फिजिक्स नहीं थी, ठीक हो गया जी। 131 डन हो गया। चलें जी, इसको मिटा देते हैं, भाई मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं ताकि वीडियो छोटा बने। क्वेश्चन नंबर जी 132 एमडी गेट 2002 डाउ का, ठीक है। कहता है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट, हमारे पास एक है एसी जनरेटर, जिसको तमीज से लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ए लो भाई, एसी जनरेटर, ठीक है। जब चलता है तो उसका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, हाँ पता है, होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, ये लो भाई मैं लिख देता हूं, E इज इक्वल टू BINA साइन ओमेगा टी, ठीक है। बीना ना याद करो तो नबिया है, लड़कियों के नाम आ गए, ठीक है। तो लड़कों तुम्हें तो याद हो गया होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक। 132 ये फॉर्मूला जनरल है, इसमें कोई चीज समझाने वाली तो है नहीं। सो खैर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 एमडी गेट सिंथ 2022 डाउ का क्वेश्चन नंबर 133। कहता है कि अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक बुलेट है, ठीक है, ऐसा बनाते हैं एक बंदूक सी, मानो इसके अंदर से एक बुलेट फायर हुई इस स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली, यानी, और उसकी जो स्पीड थी आप अपना पास देखें कि 20 मीटर पर सेकेंड लिखी हुई है, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ओके। एयर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका, सॉरी इसको सही करते हैं, हाँ जी, एयर फ्रिक्शन नहीं है यानी जीरो है, ओके राइट। इसका मतलब हवा इसे नहीं रोक रही, अगर रोक भी रही है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड गुजरा, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मानो इनिशियल दी हुई है और फाइनल मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले बात तो ये देखो कि अगर मैं एक बात समझाऊं कि मानो ये हमारे पास अर्थ है, अब बंदूक की गोली जो है वो जमीन के ऊपर ऐसे भगा के तो नहीं चलाते ना, बल्कि क्या होता है कि जमीन से ऊपर किसी हाइट पर इस तरह यहाँ पर गन होगी हाथ में पकड़ी हुई, और यहाँ से जो है वो बुलेट फायर होगी। अब जब बुलेट फायर होती है हॉरिजॉन्टली तो वो शराफत से हॉरिजॉन्टली तो नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि उसे ग्रेविटी खींचेगी और वो यूं करके ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। जब ऐसे नीचे की तरफ जाएगी तो ये तो कहानी बन गई कुछ पैराबोला, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक हो गया। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया तो अब फिर ये बात याद रखना कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, इसलिए Vx जो है
वो फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा क्वेश्चन है, किधर गया, क्वेश्चन नंबर है 133 और ऑप्शन इसका है ई, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया जी, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। तो मैं स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटाता हूं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है 134। ठीक है, 134 कहता है कि इन इफ अ रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये कहता है कि हाइड्रोजन का जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो RHH, हमें तो नहीं पता था, इसने बता दिया है ना। ओके, क्या कहता है कि देन द वेवलेंथ लैम्डा, ओके फाइंड करनी है वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, कब, इन द लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, तो पहले तो कौन सी सीरीज है, यहां लिख लेते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, फिर वो क्या, कौन सी लाइन कह रहा है, फर्स्ट लाइन कह रहा है। तो भाई ऐसे तो एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, तो पहले तो ये थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि लाइमन से मुराद ये कि देखो बात सुनो, आपने 4-5 सीरीज पढ़ी होगी जिसमें लाइमन है, ब्रैकेट है, फंड है, सॉरी बाल्मर मैंने छोड़ दी, पास्टन सीरीज है, फंड सीरीज है। ठीक है, तो ये सारी सीरीज कौन सी सीरीज हैं, जो कि आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाती हैं। अब लाइमन क्या होती है, इसका मैं ओवरव्यू देता हूं। मानो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल, ये फला शेल, ये फला फला फला, और ये बड़ा वाला पता नहीं कहां का शेल। ओके, इसे मैं 1 कह देता हूं। अब फॉर एग्जांपल कहीं से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से, तीसरे शेल से, चौथे शेल से, पांचवें शेल से, छठे शेल से, एक्स शेल से, वाई शेल से, जेड शेल से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, देसी अल्फाज में बताऊं, वहां से गिरता है नीचे। सही है, देसी टोटका ये कि वहां से पहले शेल में आके धड़ाम से गिरता है, तो उसमें से जो हमारी एनर्जी इमिट होती है, उस एनर्जी को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो लाइमन का मतलब सारे का सारा N1 की वैल्यू, यानी जिस शेल में गिर रहा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे में से जंप करेगा पहले में, तो N2 की वैल्यू हो गई 2। अगर ये कहता सेकंड लाइन, तो फिर यहां से तीसरे से जंप करता। अगर कहता फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन, तो फोर्थ से हम काउंट करते। अगर ये कहता फोर्थ लाइन, तो फिफ्थ से काउंट करते। कहता फिफ्थ लाइन, तो सॉरी हाँ, तो सिक्स से काउंट कर। सही है, तो चलो वेवलेंथ का फॉर्मूला उठाते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट, आपके पास 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर। सही है, चलो जी वैल्यू पुट करते हैं। 1/λ इज इक्वल्स टू RH को तो आप छोड़ दें, n1 की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली 1 और n2 की वैल्यू निकाली है, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 1/λ इज इक्वल्स टू ये आ गया RH, 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। राइट, ये 1 लिखते नहीं है, लेकिन एलसीएम के लिए हम बहाना बना लेते हैं लिखने का। ठीक है, RH इज इक्वल्स टू, ओके यहां पर 4 आ गया एलसीएम, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम, 4 का टेबल 1 पे 4 पे 1 टाइम। ओके, तो रह गया एक दो स्टेप आपके पास, RH इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 4। सर वेवलेंथ फाइंड हो गई? नहीं हुई। क्यों फाइंड नहीं हुई, उसका रीजन मैं बता देता हूं। बेटा अभी तक आपका ये रेसिप्रोकल में, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन घुमा दो, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेकर आ जाओ, डिवाइड हो रहा है। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेकर आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा। ये यहां डिवाइड हो रहा था, इधर लेके चले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया आपके पास वेवलेंथ। और कहीं ऑप्शन है इसका? 4/3 और RH, हाँ डी ऑप्शन इज द ठीक ऑप्शन। ओके जी, यहां तक सॉल्व हो गया। चलें जी फोटो बनाएं ताकि फिर मैं इसको मिटा दूं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, रेशियो किसका? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP।
किसके साथ? CV के साथ। तो CP और CV का रेशो हो क्या होगा? ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, P का मतलब, और V का मतलब जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, बेटा समझा देता हूं कि CP, अब मैं पूरा लेक्चर तो नहीं समझा रहा, लेकिन याद करने के लिए अब इतना रटवा लेता हूं कि बेटा CP जो है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन CV, हमेशा। सर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो तो फिर छोटा हो जाए, ऐसा हो तो फिर बड़ा हो जाए, ऐसा कभी ये बड़ा कभी वो बड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही तरीका होता है कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, यानी ये वाली वैल्यू CP वाली हमेशा बड़ी होती है किससे? CV से। ओके, कितनी बड़ी होती है इसको ये भी बता देता हूँ, R जितनी बड़ी होती है, लेकिन फिलहाल वो MCQ का हिस्सा नहीं है। तो बेटा अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है, नीचे वैल्यू छोटी है, फिर वो 2 हो, एक नंबर कम हो, 4 हो, एक और थोड़ा सा और आगे चले जाए 4.5 हो, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। 1 कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल ये कभी नहीं हो सकते। 1 से छोटा आंसर कब आएगा? जब CV बड़ा होता और CP छोटा होता। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जनाब ये आपके पास ऑलवेज द आंसर विल बी ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन है जी C ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है। ठीक हो गया, चलें जी ले लें स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 136 पे आ जाते हैं। इफ द मास ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक बॉडी का मास अगर डबल हो जाता है, तो ऐसा करते हैं, पहले तो मैं एक बॉडी बना देता हूं। इस बॉडी का मास है m, ये किसी ना किसी स्पीड के साथ जा रहा होगा, उसकी स्पीड है v। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसका मास भी डबल कर दिया, अब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी भी डबल कर दी। ठीक है, अब क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी आप बता दो। ठीक है, आपने अब क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आधा mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास है 2m, और वेलोसिटी है 2v, क्योंकि डबल हो गया ना। अब इसका स्क्वायर कर दो। चलो बहुत आसान सा है, हम एक काम करते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं। नहीं, कैंसिल नहीं करना, समझ आई? तभी मैंने कैंसिल करके देखा है आप लोगों को कि कैंसिल नहीं करना। समझ रहे हो बात को? क्यों सर, क्यों नहीं कैंसिल करना? कैंसिल हो तो रहे। कैंसिल तब होता जब ये सारी वैल्यूज होती, m की वैल्यू भी दी हुई होती और v की वैल्यू भी दी हुई होती, और हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो नंबर में फाइंड करनी होती, फाइनल मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता। यहां पर नंबर फाइंड नहीं करना, यहां पर ये देखना है कि कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। तो ये जो 1/2 है ना बेटा, ये तो फॉर्मूला का हिस्सा है ना पहले से ही, तो फिर ये कैंसिल तो नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको संभाल के रखते हैं। बल्कि इसको मैं ऐसे क्या ऐसा लिखता हूं, 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर यही थोड़ा सा कर देता हूं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 2 को नहीं छेड़ो, और 4 2 द 8 हो जाएगा, इधर आ गया। यहां बचा m, यहां बचा v, इसे सॉरी v स्क्वायर, और इसे कर दो ब्रैकेट। अब 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। है ऑप्शन कहीं पे? हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चले जी बना ले फोटो। चले जी क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 137 पे। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अपोजिटली प्लेट, ऐसा ही कुछ, अपोजिटली जो भी है, अंग्रेजी भूल गई हमें। तो देखो भाई, आसान मतलब पे आता है कि ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही, मान लो ये शायद पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, दूसरी जो है वो अपोजिट है इसकी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगी, अगर वो नेगेटिव होती तो ये पॉजिटिव होती। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। यार ये तो रटा वाला फॉर्मूला है वैसे, और ये टॉपिक आया है आपका गॉसेस लॉ से। ठीक है, सो इसकी जो इक्वेशन ऑलरेडी ड्राइव्ड होती है, और वो क्या है? चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो
सिग्मा है ना, यानी ऑप्शन, इसको कहते हैं, ये हमारे पास है चार्ज डेंसिटी, और ये हमारे पास है एप्सिलॉन यानी के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक हो गया। तो जनाब इसका ऑप्शन कौन सा है? यही ऑप्शन है। और ये कौन सा है? आपके पेपर के हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें जी, लगाएं तुक्का, टिक लगाएं भाई। चलें, मैं बिठा रहा हूं भाई, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो रोक के ले लिया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 138 पर। 38 क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि अब मास ऑफ 6 kg स्लाइड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट अ हॉरिजॉन्टल, सॉरी एट अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ठीक है, एक मास है, ठीक है, ओके, और वो यहां ऐसे जा रहा है, स्लाइड हो रहा है, यानी रोल नहीं हो रहा, स्लाइड हो रहा। तो मैं ऐसा कह देता हूं कि कुछ ऐसा शायद मास होगा जो कि यूं घसीटता हुआ जा रहा है, ठीक है, और इस फ्लोर के ऊपर जा रहा है, और ये फ्लोर जो है वो फ्रिक्शन लेस है, यानी एनर्जी लॉस नहीं कर रही फ्रिक्शन की वजह से। ओके, इस मास का जो, इसका मास जो है वो है 6 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये यूं जा रहा था, जाते जाते अचानक से क्या हुआ कि इस मास के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, इस मास के 2 टुकड़े हमारे पास हो गए। अब ये जो मास के 2 टुकड़े हो गए, तो फिर एक को हम m1 कह देते हैं, एक को m2 कह देते हैं। देन वो कह रहा है कि जो m1 है, वन पीस ऑफ द मास m1 2 kg मूव्स विद इन द सेम डायरेक्शन, यानी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो सबसे पहला मसला कि उन्होंने ये भी बता दिया कि m1 कितना है। m1 है जी 2 kg, ओके, और वो किस स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इसे v1 कह देते हैं। ओके, अब क्या कहता है? द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस इज, इस पीस की आपको वेलोसिटी बतानी है, v2 बताना है। लेकिन उस v2 से पहले एक मुसीबत और भी है, ठीक है, v2 आपने बताना है, लेकिन उससे मुसीबत एक और भी है कि इन्होंने इसका मास भी नहीं बताया। तो ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहां पर m2 भी बताना है। तो वो तो आसान है, m2 तो फाइंड करना आसान है। क्या करेंगे? यह है मास 6 kg, अगर एक टुकड़ा 2 kg का बना तो दूसरा टुकड़ा कितने का होगा? ऑफ कोर्स 6 में से 2 को माइनस कर दो, तो ये देखो 6 - 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 4 kg। तो इसका मतलब m2 का मास आया 4 kg। ये जो 4 kg वाला मास है ना, ये कितनी तेज मूव कर रहा है, आपने ये बताना है। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इनिशियल मोमेंटम, ओके, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है ना, ऐसा ही पढ़ा था। अब इनिशियल मोमेंटम तब होता है जब ये टूटे नहीं थे, तो टूटने से पहले एक मास था और उसका जो वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी थी, इज इक्वल्स टू, टूटने के बाद 2 मोमेंटम हो गए, 2 बॉडीज हो गई। कौन कौन सी? एक m1 था, दूसरा v1 था, एक m2 था, दूसरा v2 था। ऐसी इक्वेशन तुम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ी होगी, ठीक है। अब m की वैल्यू 6 है, v की वैल्यू 4 है, m1 की वैल्यू 2 है, v1 की वैल्यू 8 है, m2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 4 थी, m2 का हमें पता नहीं, v2 का पता नहीं। 6 4 द 24, 8 2 द 16 प्लस 4 v2 हो जाएगा। तो चलो यहां पे सॉल्व कर लें। 24 16 को यहां पकड़ के ले आओ तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 4v2। ये देखो 16 था, प्लस हो रहा था, इधर आ गया माइनस हो गया, बचेगा 8 इज इक्वल्स टू 4v2। 4 को भी यहां ले आओ, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू v2। दोनों को कैंसिल कर दें तो v2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये तो था हमारे पास 138, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कौन सा है, कहां है, कहां है, कहां है? बी ऑप्शन इज द ठीक ऑप्शन।
ओके, ले लो आप भाई स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। 139 क्वेश्चन पे कहता है इंटेंसिटी लेवल, जिसे साउंड लेवल कहते हैं, ऑफ द फैंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी। भाई ये तो जीरो होता है यार, ये तो जीरो होता है, इस पे क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, इसकी कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो न्यूमेरिकल होता तो हम बोर्ड भरते, अब क्या मैं इसमें बताऊं। तो ये बस ऐसे टिक लगा लो, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो 140 पे आते हैं, फिर 3 भी बदली करना पड़ेगा। 140 क्वेश्चन एमडी गेट सिंस 2022 डाउ, यानी डाउ 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 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं कि इफ 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ओके, एक है 2 माइक्रोफैरड, दूसरा है 4 माइक्रोफैरड, ओके, कनेक्टेड इन अ सीरीज। ओके, ऐसा कुछ बनाते हैं, डब्बा भी बना देता हूं। ये C1 और ये आ गया C2। ये कितना था 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड। वैसे 4 वाला मैंने शक्ल में छोटा बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है जी। द टोटल कैपेसिटेंस विल बी, भाई अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होती है ना तो ये एक दूसरे से रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। कैसे? इस तरह 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 हो जाएगा। सही है, तो हमें तो ये करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और भी बता दूं, ये तो आपके पास रेजिस्टर कैपेसिटर है, अगर रेजिस्टर होता तो इसका वाइस वर्सा होता। कैसे? मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा ना, कि रेजिस्टर में अगर सीरीज में होंगे तो फिर वो ऐसे जुड़ेंगे, और कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो वो ऐसे जुड़ेंगे, और अगर रेजिस्टर पैरेलल में होंगे तो वो ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है, और कैपेसिटर अगर पैरेलल में होंगे तो ऐसे जुड़ेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। क्वेश्चन कौन सा है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ऐसा ही यार, सॉरी मैं तो देसी सा बंदा हूं, राइट। ओके, 1/c इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 4 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम और 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4, इसे घुमा देते हैं, c इज इक्वल टू 4/3 ऐड करते हैं। अच्छा जी, एक बात बताऊं, अब यहां से ना आपको डिवीजन करनी है, नहीं करनी, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो कि तुम्हारा तुक्के पे लगेगा। देखो भाई, 3 का टेबल 4 पे मैक्सिमम 1 पॉइंट समथिंग टाइम जाएगा। अब ये समथिंग का हमारे लिए मसला होता है, तो आप एक काम करेंगे कि अच्छा, ऑप्शंस बताता हूं फिर कुछ समझाता हूं। देखो, एक है 8 माइक्रोफैरड, नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कहा आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आएगा ना, क्योंकि 3 का टेबल 2 कब होता, यहां अगर 6 होता, 3 होता तो आंसर होता 3 2 दा 6। इसका मतलब आंसर 1.1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, राइट। 0.75 नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। 1.33, एक ऑप्शन, एक वैल्यू तो ये गिवन है। तीसरा है 6, नो। 2 माइक्रोफैरड, नो। तो फिर यही एक ही ऑप्शन बचा, बाकी सारे गलत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही नहीं, गलत ढूंढा करो, गलत को फाइंड करो। ठीक है, तो आपने गलत फाइंड किए कि आपका यहां तुक्का लगा। अब अगर आपको डिवीजन नहीं आती तो ना करो ना, मैंने कौन सा की है, मुझे पता है कि यार एक ही आंसर है जो 1 पॉइंट में आ रहा है, और मोस्टली 90% ऐसा ही होता है। ठीक, चलें जी, फोटो बनाओ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 141। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट इज, भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कौन कौन से हैं? पेयर प्रोडक्शन, नको, डिवीजन, जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये तो बोल रहा था भाई वेव है। डी ब्रॉय ये भी कह रहा था वेव है। कॉम्पटन इफेक्ट भी हरकत वेव वाली थी, पेयर प्रोडक्शन की हरकत भी वेव वाली थी। तो इसका मतलब आखिर में बचा हमारे पास कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये ऑप्शन है ए ऑप्शन।
चलें जी, हो गया 141 भाई, बता दूं 142 द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज द हीट इन द रेजिस्टर। ओके, एक रेजिस्टर की वजह से एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो कितनी होगी। तो एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग वन बाय वन पूरा फॉर्मूला समझाता हूं कि आपने एक फॉर्मूला लेना है वर्क डन अपॉन टाइम का। अब ये इसलिए सॉल्व करा रहा हूं तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, वरना तो रट्टा लगाना आसान है। अब सुनते रहना, वर्क डन। सर ये तो एफडी, रेजिस्टर में कहां से एफडी आ गया, तो बताता हूं ना। आपने कहीं पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, और वर्क बराबर हो जाएगा फिर वी क्यू के, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको यहां ले जाके, तो पावर इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, बात समझ आ रही है कि नहीं सही आ रही? ओके, अब हमें यहां तक पहुंचना है ताकि किसी भी तरीके से ना, तो वी क्यू का कोई ऑप्शन है पहले तो निकालो, नहीं है, आई और आर में है, तभी मैं वहां लेके जा रहा हूं। V इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ऐसा है। तो अब एक बात बताओ कि भाई मेरी बात गौर से सुनना कि ये देखो, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं, Q अपॉन टी किसके बराबर होगा, आई के। वी आई में कोई ऑप्शन है नहीं है, आई आर में है, स्क्वायर में है, आगे चलो। फिर V पावर बराबर होता है किसके, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि V बराबर होता है आई आर के, ये आ जाएगा I, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। समझ आई? ये वाला कहीं ऑप्शन है? हाँ, आई स्क्वायर तक तो आ गए, आई स्क्वायर भी है, आर भी है, लेकिन ये तो पावर है, ऑप्शन तो लिखा हुआ है इसमें, मगर ये तो पावर फाइंड किया है। वो तो कह रहा है कि एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी कितनी है। ओके, तो बेटा पावर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था ना, वर्क डन अपॉन टाइम, तो मैं इस पर दोबारा लिखता हूं, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। अब आपने एक वक्त में ऐसा भी पढ़ा है कि वर्क और एनर्जी एक ही होते हैं, तो हम यहां पर वर्क की जगह एनर्जी लिखते हैं। अब टाइम को वहां लेके जाओ, ठीक है, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये देखो ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन इज डी ऑप्शन। एक बात बताऊं कि अगर ये टाइम से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो फिर 70% तुम्हारा शक इधर जाना चाहिए कि शायद यही एनर्जी है या यही वर्क है, क्योंकि पावर जो है वो डिवाइड हो जाता है टाइम से ऑलरेडी, मल्टीप्लाई कभी नहीं होता। चलें जी, ले लें फोटो, ले लें जनाब। ओके जी, अब एक और क्वेश्चन है 143। चलें जी, सिंध एमडी गेट का 143 क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आपने इसे कन्वर्ट करना है जूल में। अब जूल है SI, देखो किलो, किलो का मतलब 1000, ये लो, ठीक है। ओके, ये मैंने कई दफा बताया है कि ये जो K होता है ना, किलो, ये 1000 होता है। मिसाल के तौर पे वो जो तुम्हारे फेसबुक पे व्यूज आते हैं ना, 1K लाइक्स, 1K व्यूज, 1K सब्सक्राइबर, तो 1 किलो व्यूज, 1 किलो सब्सक्राइबर और 1 किलो जो है वो आपके पास लाइक्स जो भी है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ये वॉट है, वॉट, सॉरी मैंने गलती हो गई, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। तो बेटा K की जगह 1000 आ गया, वॉट की जगह जूल पर सेकंड हो गया, और आवर, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कैसे सर? भाई एक घंटे में 60 मिनट, अब इतना तो पता है, एक मिनट में 60 सेकंड, और अब आपने यहां पे सेकंड भी साथ लगा देना है। क्यों? क्योंकि हम यूनिट्स भी साथ साथ कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, इसकी जगह तो हमने 1000 लिख दिया, ठीक है, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 3600, ठीक है, सेकंड, सेकंड कैंसिल, आंसर इज जूल। अब क्या बनेगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये रहे, 3 ये रहे, 1 2 3 4 5। तो अब इसके दो तरह के आंसर हो सकते हैं। एक तो इस तरह हो सकता है कि 36, 1 2 3 4 5, 36 एक्सपोनेंट 5। एक ऐसा हो सकता है कि अगर सिग्निफिकेंट की फॉर्म में लिखना है, तो बेटा वो पहले जो आपका पहला सिग्निफिकेंट है, यानी उस पर आपके पास जो है वो आपका डेसिमल आएगा, तो ऐसा हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 5, सॉरी 5 नहीं 6।
अब ये दो ऑप्शन ढूंढो कहां पर है कहीं पर? हो ई ऑप्शन है ये वाला 36 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ई में। अच्छा, एक ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ समझाता हूं, एक ऐसा लिखा हुआ है 3.6। अब आप यहां पे फटाफट ध्यान में रखेंगे, 3.6 को याद कर लेंगे, पावर भूल जाएगा। अब देखो पावर में लिखा हुआ है 5 नहीं होना था, ये गलत है, यहां पे 6 होना था, ये सी ऑप्शन समझा रहा हूं, ठीक है। फिर एक लिखा हुआ है 36 एक्सपोनेंट 6, अब यहां पे ऐसी गड़बड़ कर दी, तो हम बोलेंगे हाँ भाई सर ने पढ़ाया था 36 होता है, ऊपर याद ही नहीं किया। नहीं, अगर तो 36 है तो फिर पावर जो है ना वो 6 नहीं होना, वो पावर होगा 5, ठीक है। और अगर 3.6 है तो पावर 5 नहीं होना, पावर होना है 6। बनाओ फोटो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 144। ओके, कहता है कि यूनिट है एक जूल पर कूलम इज इक्वल टू, जूल पर कूलम ऐसा है क्या? ऐसे लिखेंगे तो जूल के लिए तो या तो क्या होगा, जूल किसका यूनिट है? वर्क का, एलो लगा देते हैं वर्क। कूलम किसका यूनिट है? चार्ज, ये बन गया फॉर्मूला। और वर्क डन अपॉन चार्ज नहीं याद तो मैं बता देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है भाईजान, ठीक है। तो जूल पर कूलम एक्चुअली किसके बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? वोल्ट निकलेगा, ठीक है। किधर है कोई ऑप्शन? हाँ जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आसानी से हो गया, जल्दी से फोटो बनाओ, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर है 145। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ ये तो बहुत आसान है यार, कि 145 कहता है कि लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके के हिसाब से जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, अच्छा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है जो है वो किसके बराबर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके प्रेशर के, डेंसिटी के, वॉल्यूम के, नंबर ऑफ एटम्स के। ये मैं समझाता हूं, देखो डिसइंटीग्रेशन जो होती है ना बेटा, उसे ऐसे लिखते हैं, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने नंबर ऑफ एटम्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ एटम्स पहले से मौजूद है। आगे चलो, डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के, सही है। अब ये पता क्या बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को हटाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ठीक है। इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा ये? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बिट सिंपल, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतना तेजी से रेडियोएक्टिविटी होगी, और जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे उतना स्लो रेडियोएक्टिविटी होगी। एक्चुअल समझाने का मतलब तो ये था। चलें जल्दी से आगे बढ़े, बना लें फोटो। 146 एडी करंट, स्टेबल करंट लॉस्ट इन द ट्रांसफार्मर, ओके, कैन बी रिड्यूस्ड बाय, करंट में जो लॉस आता है ट्रांसफार्मर में, आपने पढ़ा होगा कि बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट जिसे कहते हैं, इसे एडी भी कहते हैं, एडी भी कहते हैं, जो भी समझ लो यार, ठीक है, जो रिड्यूस होता है, लॉस होता है, लाजमी बात है, और हमें पता है कि करंट लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। अगर नहीं पढ़ा तो भाई अब टॉपिक पढ़ लो, मैं डिटेल में इधर तो नहीं जा सकता, ठीक है। रिड्यूस होता है, अब वो किस तरह कम किया जा सकता है, यानी इस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? लेमिनेटेड आयरन कोर को यूज करके। एक ऐसी आयरन कोर है जिसे लेमिनेटेड आयरन कोर कहते हैं, इसे अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो करंट का लॉस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ही गंदी राइटिंग है लेकिन मैं फिर से सही कर देता हूं, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आ जाए, बनाओ फोटो। एक और क्वेश्चन है, कहता है कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन नंबर है जी 147, ओके, एमडी गेट 2002 का, राइट।
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इन्होंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर लिखा गया है U के साथ, तो मैं पहले वो देसी वाला पोटेंशियल एनर्जी लिख के यहां साथ में U लिख देता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास इज, ओके, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक काम करते हैं कि सर कैसे फाइंड करें। वर्क डन का फॉर्म, सॉरी, आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला तो याद होगा, FD, सही है ना। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो क्या बनेगा कि यहां पर ये जो D है ना, ये हम एब्सोल्यूट का मतलब अर्थ से बाहर आ गया, तो रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, यानी ये डिस्टेंस से कितना, ये D जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाता है, W इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d। इस f की जगह ये लगा दिया, ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया। W इज इक्वल टू, ओके, कैपिटल G। अब आपके पास आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये D की जगह आपके पास आ जाएगा m, इधर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आ जाएगा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू भी हमने कही थी रेडियस ऑफ अर्थ, एक कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू कैपिटल G, सॉरी एक मिनट, कैपिटल G m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए लगेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपके पास अपोज करेगी किसको, ग्रेविटेशन को अपोज करेगी। ठीक है, इसलिए कहीं है कोई क्वेश्चन ये वाला, अब इसकी जगह तो हम लगा देते हैं U यानी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो कोई है ऑप्शन आपके पास, GME डिवाइडेड बाय, मिल ही नहीं रहा कोई, हाँ ना, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें जी, बनाए, फोटो बनाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोटोन ऑफ द, सॉरी, स्पीड ऑफ द फोटोन इन द फ्री स्पेसेस। ओके, इसमें कुछ सॉल्यूशन ना ही भाई, इसका सिंपल आंसर 1/μ/0। बस, अब मैं इसे क्या समझाऊं, ये तो भाई सॉल्व है पहले से ही। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 149। A charge Q is moving with the velocity v parallel to the electric field। तो एक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। एक काम करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, 149 क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड। अब वो यूनिफॉर्म कह रहा है मगर हमसे बनी नहीं यूनिफॉर्म, हम ऐसे बना लेते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B, इसकी डायरेक्शन इधर है। ओके, एक चार्ज है Q जो कि v वेलोसिटी के साथ जा रहा है पैरेलल। ओके, ये एक चार्ज है Q जो कि v वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है। ये एक चार्ज था Q जो कि v वेलोसिटी के साथ पैरेलल जा रहा है। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है। एक बात बताऊं, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है ना वो होता है F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। ओके, अब Q चार्ज तो है, राइट, V चार्ज भी है, राइट, B मैग्नेटिक फील्ड भी है, राइट, साइन लगाओ, पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो साइन की वैल्यू 0 होगी। तो एक बात याद रखना कि फोर्स होगी नहीं, फोर्स 0 होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर तो पैरेलल है तो फोर्स 0 है, अगर एंटी पैरेलल है तो भी फोर्स 0 है, क्योंकि यहां अगर 180 लगाएंगे तो भी 0 होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर जो है वो फोर्स BIL होगी, सॉरी QVB होगी। तो यहां तक बात आ गई जनाब। ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रेजिस्टर ऑफ द 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, पहले डेटा साथ साथ बनाते जाते हैं ना। एक रेजिस्टेंस है जो कि है 5 ओम की, दूसरी है किसकी, 10 ओम की, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो मैं यहां पे कनेक्ट भी करके बताता हूं कि ये आ गया 5 ओम, ये आ गया 10 ओम,
और ये हो गए पैरेलली कनेक्ट नीचे किसी ऑफ कोर्स किसी ना किसी बैटरी के साथ ही कनेक्ट होंगे, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस माइनस और प्लस का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 5 ओम रेजिस्टर इज 20 वोल्ट, ये जो 5 ओम वाला है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसके पास पोटेंशियल कितना है, इस वाले के पास वो है 20 वोल्ट। तो मैं इधर लिख देता हूं 20 वोल्ट। यहां डेटा भी बना देते हैं कि 5 ओम R1 है, तो फिर V1 कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ओके, देन द करंट थ्रू द 10 ओम वे, इसके पास करंट फाइंड करना है। इधर आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। इधर वोल्टेज दिया है, करंट यहां फाइंड करना है। अजीब बात है, चलो मान लेते हैं ये है 2, इधर आपने करंट फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले ये आ गया है R1, ये आ गया है V1 और ये आ गया है R2। अब आपको सबसे पहले जब तक V2 फाइंड नहीं होगा ना, तब तक आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक बेटा, अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो V2 होता है ना, ये और V1 बराबर होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर इस वाले के पास 20 है तो इस वाले के पास भी 20 होगा। अगर 3 होते, 1 2 इधर 3 होता है तो 20 होता, 4 होते तो 20 होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर मैं ऐसा लिख देता हूं कि मेरे पास जो V2 है वो कितना है 20 ओम, 20 वोल्ट। तो यहां लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब ओम्स लॉ का देसी वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या, V इज इक्वल टू IR, V2 I2 R2। सही है, V2 है, R2 है, I2 फाइंड करना है, ये है 20, I2 फाइंड करना है, R2 कितना है भाई 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू I2, सॉरी डिवाइड तो कर दें, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है यहां पर। हाँ, E इज द राइट ऑप्शन। चलो भाई बनाओ फोटो यार। ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है, ये क्वेश्चन है 150 था। चलो बनाओ फोटो। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि 151 राइट, 151 हेलीकॉप्टर वेट, एक हेलीकॉप्टर है, ऐसा बनाए, पता नहीं कैसा बनेगा, लाइक 1 पर 2 पर पता नहीं क्या बन गया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो कितना है W, ये सही है, इस हेलीकॉप्टर का वेट है W। असेंडिंग विथ 0 एक्सेलरेशन, बेटा असेंड का मतलब ऊपर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, 0 के साथ। ओके, द अपवर्ड फोर्स ऑन इट। तो भाई सबसे पहली बात तो ये हुई, अगर ये ऊपर जा रहा है ना, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर नेट फोर्स भी 0 होगी। ये बात क्लियर हुई। अब अपवर्ड फोर्स फाइंड करनी है। अपवर्ड फोर्स फाइंड करनी है तो भाई 0 कब होगा, एक बॉडी है ऐसे, उसका वेट फोर्स होती है नीचे की तरफ, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो अगर अपवर्ड फोर्स वेट फोर्स के बराबर होगी तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 होंगी। तो फिर अपवर्ड फोर्स जो है वो यहां पर किसके बराबर है, हमारी वेट के बराबर है। राइट, चलें जी छापो। ओके जी, साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, क्वेश्चन नंबर है 152 MDK 2022 का, सिंध का। अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसा इधर थी एयर, ये एयर में से साउंड आ रहा था ऐसा ऐसा घूमता हुआ, सामने आ गया पानी, एक पानी का डब्बा, अब आ गया वाटर, तो इधर से इधर कन्वर्ट हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गया। कौन सी चीज चेंज नहीं होती, पिच चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज हो जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, वेलोसिटी तो वैसे ही चेंज होती है, उस पर तो हम पढ़ चुके हैं, लाजमी बात है, क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ में भी फर्क आ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो पिच भी चेंज नहीं होगी। आगे चलते हैं 153। ओके,
the efficient transformer of the electricity through the cable wire over the long distance. Current must be low and voltage must be high. भाई मिसाल के तौर पे एक हमारे पास बड़ा सारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ओके। अब आपको इसकी एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, यानी अच्छा चाहिए कि आपका ट्रांसफार्मर दूर लगा होता है, घरों से दूर लगा होता है, तो वहां से सारा वोल्टेज अब तक सही प्रॉपर तरीके से आए, तो क्या करेंगे हम करंट को कम कर देंगे, करंट को लो कर देंगे, यानी चार्जेस कम हो जाएंगे और वोल्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा VI पावर इज इक्वल टू VI वाला, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसे ओबे करेगा कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम करना पड़ेगा, और अगर हमें करंट बढ़ाना है तो फिर वोल्टेज कम करने पड़ेंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 154 क्वेश्चन। व्हेन द बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके भाई, जब बॉडी 154 है ना, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगी ना तो बहुत सारी बातें होंगी इसमें, है ना। पहले तो मैं बता देता हूं, फिर तुम बता देना कि भाई अगर वेलोसिटी हुई यूनिफॉर्म तो ये याद रखना कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो कहलाती है, ठीक। ये भी याद रखना कि फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ये भी याद रखना कि फिर उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होगी, सही है। ये तो वो बता दिए जो एमसीक्यूज में भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं दिए हुए, लेकिन ये बातें याद रखनी है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। मगर मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, नहीं भाई वेलोसिटी जीरो तो हो ही नहीं सकती, यूनिफॉर्म है, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो, instantaneous velocity is equal to average velocity and instantaneous velocity is less than average velocity. By instantaneous velocity is equal to VINS is equals to VAV, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा चेंज आ रहा होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में बराबर हो जाएंगे। तो 154 क्वेश्चन हमारा डन, ओके। चले आगे बढ़ते हैं, 155 पर आ जाते हैं। 155 कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द रोटेटिंग डिस्क मूव्स विथ, हर पार्टिकल यानी कोई ऐसी डिस्क बनाइए इधर और ये इस तरह रोटेट कर रही है, इस तरह रोटेट कर रही है, राइट। तो रोटेट कर रही है तो कांस्टेंट विथ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो यहां कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। कांस्टेंट विथ एंगुलर वेलोसिटी, हाँ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये सारे के सारे जो है वो मूव कर रहे होंगे एक ही डायरेक्शन के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 156 पे आ जाओ। 156 की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज, हाँ देखते हैं। देखो यार ये ऐसा पॉइंट बनाते हैं, ये एक वेव बनाते हैं ट्यों 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 ट्यों, राइट। फिर एक ऐसी वेव बनाते हैं ट्यों 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 ट्यों, राइट। अब ये जो है ना भाई ये सारे नोड्स हैं, और भाई ये जो है ना ये एंटी नोड्स हैं, राइट, ओके। तो कह रहा है कि दो एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है। देखो भाई इधर से शुरू हो जाओ, यहां पे चौथा हिस्सा एक, और यहां पर और ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। तो दो एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सर क्या कहलाता है, वो सर हमारे पास λ/2 कहलाएगा। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी 156 क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि एक प्रोटॉन है, ओके, एक प्रोटॉन है यानी EP, ओके। तो उसकी लाजमी बात है उसका चार्ज दिया हुआ है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दे दिया, कितना है भाई, कितना है, सॉरी 20 वोल्ट,
ठीक है, आप हमें ये बताएं कि एनर्जी कितनी गेन करेगा। अच्छा, एनर्जी बतानी है, बता देते हैं। तो भाई एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क की जगह एनर्जी और चार्ज की जगह ये ई प्रोटॉन लगा दो, क्योंकि चार्ज की ये तो चार्ज ही है ना, तो उसमें प्रोटॉन है तो इसमें ई ऐसा लगेगा। आगे चलते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, E इज इक्वल्स टू वी ई कर दो या वी क्यू कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V की वैल्यू कितनी है? 20, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ओके, अब क्या कर देंगे, इनको कर देते हैं तो ये बन जाएगा 20। अब मैं आपको तरीका बता देता हूं ना कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 द 2 और ये 2 6 द 12 और 12 और 1 कितने 32 हो जाएंगे। ठीक है, 2 ये 12 ये, कैसे? मिसाल के तौर पे क्या 2 1 द 2 6 द 12 और ये आपके पास 20 कितने हो जाएंगे 32। तो आपके पास आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब आपके पास हाँ ठीक है, आपके पास आ जाएगा -19 जूल। ये हमारे पास आंसर है। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? जनाब कोई भी लगा दो यार, इधर तो नजर नहीं आ रहा, मेरे पास प्रिंटिंग सही नहीं हुई। बहरहाल ये आंसर है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। द कंडक्टिंग वायर ऑफ द रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, एक कंडक्टिंग वायर है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 158 क्वेश्चन। कहता है कि कंडक्टिंग वायर है, ऐसी कोई कंडक्टिंग वायर है, राइट। मतलब मान तो मैं ऐसा 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 कर देता हूं कि मानो ये क्या है, हमारे पास एक वायर है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है रो, इस तरह लिखते हैं रो, और इसका सिंबल होता है, इसे कहते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। ओके जी, तो अब इसको कर देते हैं हम 2 टुकड़ों में, ऐसा तोड़ देते हैं, इक्वल हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो अगर इक्वल नहीं हो तब भी मान लो कि अभी ये इक्वल ही है। इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं। हमने रेजिस्टेंस के चैप्टर में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है, अब इन दोनों को मिलाया था हमने। मैं पूरी बातें याद दिला रहा हूं, आपने किसी ना किसी टीचर से ऐसा जरूर पढ़ा होगा। लेंथ अपॉन एरिया, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो भाई ये जो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट हुई ना यार। एक बात, अब ये कांस्टेंट कैसी कांस्टेंट है? मैं कांस्टेंट को ऐसे नहीं पढ़ा देता कि ये कांस्टेंट होती है, लेकिन कैसी कांस्टेंट है ये मैं आपको समझाता हूं। भाई देखो, रेजिस्टिविटी जो है वो बराबर होती है RA डिवाइडेड बाय L, यानी किसी 1 मीटर लेंथ के एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो रेजिस्टेंस होगी उसे रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो रेजिस्टिविटी लेंथ के बढ़ने से या एरिया के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली लेंथ के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी पे अगर फर्क पड़ता है तो हीट के यानी टेम्परेचर के बढ़ने से फर्क जरूर पड़ता है। चलें जी, कौन सा ऑप्शन है इसमें? 1A ऑप्शन इज द सेम ऑप्शन, राइट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। फोटो बनाओ, फोटो बना लो भाई जनाब, फोटो बना लो, अपनी बना लो या इसकी बना लो, मगर बना लो, राइट। इफ द गिवन स्प्रिंग, ओके, एक स्प्रिंग है, टाउ 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 टाउ, ये स्प्रिंग आ गया, राइट। इट कट इनटू 3 पीसेस आइडेंटिकल सेगमेंट है। अब काटो भी और एक जैसा काटो। कैसे? 1, ये 2, ये 3, मतलब यही स्प्रिंग है। ड्राइंग में एरर हो सकता है। तो ये एक स्प्रिंग था, इसी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो था K। अब ये एक स्प्रिंग नहीं, ये 3 स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 1 K, दूसरा K और ये तीसरा K। ठीक, उसके बाद कहता है कि अब इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल के सेगमेंट क्या बनेगा? भाई टोटल सेगमेंट के जो K होगा वो 3K हो जाएगा ना। मैंने अभी तो बताया कि 1K इसका, 1K इसका, 1K इसका, क्योंकि आपने तोड़ दिया। जब आपने तोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 3K। क्योंकि लेंथ कम होती है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ओके, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास
160। ओके जी, 4 सेल्स हैं 3 वोल्ट के, कनेक्टेड हैं सीरीज में फ्रॉम द बैटरी। तो क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होगा? ईएमएफ है, 4 सेल्स है, ठीक है, 4 सेल हैं। एक सेल जो है वो 3 वोल्ट का है, टोटल हैं 4 सेल, सीरीज में लगाए हैं बैटरी के अंदर। तो आपने बताना है ईएमएफ, पोटेंशियल नहीं बताना। तो ईएमएफ में जब आप सेल सीरीज में लगाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो ये बनेगा क्या, 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल, सॉरी उल्टा कर दिया, 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। आंसर आ गया। कहाँ है भाई, है कहीं आंसर? हाँ ना, है तो सही। कितना है? ओके 12 वोल्ट, ए ऑप्शन ही है इसका। चलो जी, क्वेश्चन हो गया हमारा, बनाओ फोटो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा बराबर होता है फोर्स के। ये लो, ऐसा ही था। मतलब अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, अगर जीरो है, तो फिर पक्की बात है कि उसके ऊपर फोर्स भी जीरो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मोमेंटम भी जीरो हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये मे भी है, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी। और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल किसके होता है, फोर्स के इक्वल होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां एक और क्वेश्चन ले आता हूं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता, कैसे, ऐसे, तो वो टॉर्क के बराबर होता है। तो ये याद रखना, लीनियर मोमेंटम है तो फोर्स के बराबर होगा, और एंगुलर मोमेंटम है तो फिर टॉर्क के बराबर होगा। ठीक हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। 162 ठीक है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक एग्जांपल दिया हुआ है, SHM के लिए सबसे जो एप्रोप्रिएट इक्वेशन है ना, वो यही है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होगी तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आगे बाकी बातें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये वाली बात आगे पीछे नहीं हो सकती। सो क्वेश्चन यही है, और ये ऑप्शन है हमारे पास बी, तो आप इसमें लगा दीजिएगा। चलें जी, फोटो बनाए, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर आता है 163। ओके 163 क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर स्पीड विद सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके ये सर्किल, ये बॉडी, सर्किल लग तो नहीं रहा, मान लो सर्किल है, ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमती है। कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फिर बता रहा हूं, ठीक है। विद द रेडियस r, ओके विद द रेडियस r विथ v, ओके आगे चलते हैं। एंड द टाइम पीरियड इज t, टाइम पीरियड से मैं पहले एक बात बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लो। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, ओके जी। सर टाइम पीरियड का मतलब पता क्या है? चक्कर पूरा लग गया, टाइम इंटरवल नहीं बोला हुआ, टाइम पीरियड बोला है, यानी इधर से लेके बॉडी घूमकर दोबारा इधर आ गई। अगर इधर आ गई तो इसका मतलब यह है कि पूरा चक्कर लग गया। जब पूरा चक्कर लग गया तो फिर अब मैं आपको बात बताता हूं। कहता है कि एक्सेलरेशन बताएं, तो हम शुरू करते हैं इधर से, v²/r से। ये तो लीनियर की है, तो रिश्तेदारी बना देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा डिवाइडेड बाय r, इसके ऊपर होता है स्क्वायर, ये लगा हुआ है तो लगा दिया, क्योंकि v बराबर होता है r ओमेगा के, मैं यहां अलग से लिख देता हूं, ठीक। r² ओमेगा स्क्वायर r कैंसिल हो गया, बाकी बचा r ओमेगा स्क्वायर। बात अभी पूरी नहीं हुई, एमसीक्यूज ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो पाए वाए पता नहीं कुछ हो रही आ रही बात आ रही है। अच्छा बेटा ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम के, ठीक है। जितना एंगल चेंज हुआ टाइम में, एंगल कितना चेंज हुआ, मैंने अभी बोला टाइम पीरियड है तो पूरे चक्कर की बात कर रहा है। पूरे चक्कर का मतलब है बेटा जी, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, हाँ। पूरे चक्कर में जो सर्किल होता है वो होता है 2 पाई का।
है ना। तो यहां पर आ जाएगा A इज इक्वल टू R 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब यहां डेल्टा टी नहीं लगाएंगे, यहां टी लगाएंगे क्योंकि पूरा चक्कर हो चुका, तो ये लगा दिया टी, इसके ऊपर कर दो स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ो। A इज इक्वल टू, यहां आ जाते हैं R 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया पाई का स्क्वायर, ये हो गया टी का स्क्वायर। अब इसको सेट कर लो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। पक्का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। हाँ, बी इज द राइट ऑप्शन। तो बात समझ आई या नहीं आई? आ गई तो फोटो बना लो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 164, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट मॉडल इज। अरे यार, ये तो रटा 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 रटा, बोर के फर्स्ट मॉडल आपसे किसका? हाइड्रोजन का। ये रहा फर्स्ट मॉडल नहीं, फर्स्ट रेडियस यानी पहला शेल। मैं बता देता हूं, ये न्यूक्लियस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये हाइड्रोजन और कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की बात हो रही है। बोर ने तो हाइड्रोजन पे दिया था ना। तो पहला जो शेल है ना, ये वाला, इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यार? रट्टा लगाओ, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, सही है, ये तो अब समझने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Lenz's law is the form of law of conservation of momentum, law of conservation of charge, law of conservation of angular momentum, law of conservation of एनर्जी ऑफ, तुम लिख लो यार, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लेंजेस लॉ अप्लाई करता है। और लेंजेस लॉ है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जहां फैराडेज लॉ है उसके बाद हमारा लेंजेस लॉ आएगा, ठीक है। अब क्या होता है ये हम नहीं बात कर रहे, हम एमसीक्यूज पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 166, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी इज। ओके सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे पावर कहते हैं। पहले तो यहां पे लिख लूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो पावर की बात कर रहा है असल में यार, इसने वर्क की बात नहीं की, इसने पावर की बात की है। और कहता है पावर तो 0 है, तो पावर 0 है तो पावर का फॉर्मूला तो वर्क अपॉन टाइम है ना, तो जो कि इसने लिखा हुआ है। फिर ये फोर्स एंड वेलोसिटी का क्यों पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूं बेटा। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि पावर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नहीं पता तो सुन लो, ये भी पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल्स टू, और डॉट प्रोडक्ट है तो बेटा एफ वी लगेगा, यहां कॉस थीटा लगेगा। अब देखो क्या कहता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी कब होगा तो 0 होगा। ऑप्शन है 60, 180, 0, 45, 90। तो बेटा जब भी इसके दरमियान यहां पर 90 डिग्री आएगा तो पावर 0 हो जाएगा, और पावर को ही रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। डन, किस्सा खत्म। हाफ लाइफ, क्वेश्चन नंबर है जी 167, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज। यार बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद करना है, आधी जिंदगी 0.693 डिवाइडेड बाय वो क्या कहते हैं उसको, लैम्डा कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, याद कर लो, ये तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, इसमें कोई भी एंटिक कुछ भी नहीं है। चलो फोटो बना लो। क्वेश्चन नंबर 168, आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 168, 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, 2 चार्जेस हैं, एलो 2 पर चार्जेस। ओके, ईच ऑफ 1 कूलम, ए बी 1 कूलम, ए बी 1 कूलम। चलो, प्लेस इन फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर एक दूसरे से दूर है। ओके, इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगी? हमें क्या पता क्या होगी, नहीं पता है हमें क्या होगी, मैं बता देता हूं भाई। देखो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रखो वैल्यू, पता चल जाएगा क्या होगी। K की वैल्यू होती है कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, 1 1 है ना, देखो 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर, तो आपके पास 1 1 1 1 1 सब कैंसिल, बाकी बचेगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। है कहीं ऑप्शन? है ना ऑप्शन ई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 169 डाउ 2022 का। कहता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन है 14, 7,
ये हीलियम है हमारे पास, और इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो मिल रहा है ऑक्सीजन 8, 17 ऑक्सीजन का आइसोटोप है, प्लस जी इधर कितना है। तो यार एक काम करते हैं कि आखिर क्या होगा, जो बचेगा वही आखिर में होगा, ये तो आसान सी बात है। तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये कितने 7, ये कितने 8। तो एटॉमिक नंबर जो है ना वो 1 होना चाहिए किसी चीज का, कोई वही चीज होगी, और तो कुछ नहीं होगा ना। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्या है इधर, अच्छा सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिखा, नाइट्रोजन 14 है, 7 है, ये स्टेबल है। आगे है हीलियम, ये थोड़ी मेरे से लिखने में गलती हो गई, ठीक है, तो मैं एडिट वेडिट नहीं कर रहा यार, बस हो गई तो हो गई, तुम देख लेना, ठीक है। अब बताओ 7 और 2 9, 14 और 4 18, तो उधर भी 9 होने चाहिए, 18 होने चाहिए। ठीक है। तो इधर तो है 8, 1 चाहिए, और इधर है 17, 1 चाहिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है कोई, तो ओके जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 बढ़ जाए, और इसका और क्या, और क्या, अच्छा जी प्रोटॉन अगर लाते हैं, इधर अगर एक प्रोटॉन ले आते हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मास नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम अल्फा पार्टिकल लाते हैं, अल्फा पी लिखा हुआ है ना, अल्फा पार्टिकल लाते हैं तो अल्फा के पास होते हैं 2 प्रोटॉन, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन लाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इनके साथ क्या लेना देना, ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, छोड़ दो। पॉजिट्रॉन लाते हैं, पॉजिट्रॉन नहीं ला सकते इसके पास, ठीक है। अगर पॉजिट्रॉन लाते हैं तो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये बात एटॉमिक नंबर में चेंजिंग नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर बढ़ाना है तो एक काम करो, प्रोटॉन इज अ पक्का आंसर। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन आएगा तो ये 8 से 9 हो जाएगा, और ये एटॉमिक मास नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन के बढ़ने से मास नंबर भी बढ़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा। आई थिंक इनफ इज दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर है जी 170 MDK 2002 का डाउ। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस अ डायोड रिड्यूस द डिप्लेशन लेयर। अब यार सर ये क्या बोला, डिप्लेशन लेयर तो हमने सुना ही नहीं कभी। मैं बताता हूं, देखो एक डायोड सुना होगा जिसमें अंदर P और N का जंक्शन होता है, एक तरफ P टाइप मटेरियल होता है, एक तरफ N टाइप मटेरियल होता है, और ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। अब ये पूछ रहा है कि किधर गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिप्लेशन रीजन रिड्यूस कब होता है और जो है ना बढ़ता कब है। अब मैं आपको खुद ही समझा देता हूं चीजें। देखो भाई, अगर मैं एक काम करता हूं कि इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो अचानक से क्या होगा कि प्लस प्लस के साथ मिला, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिला, तो ये डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी स्पीड ब्रेकर सुपड़ जाएगा और चार्ज मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, सही है, और यही हमारा सही ऑप्शन है। लेकिन इसकी एक उल्टी बात भी बता दूं ताकि आपको याद रहे। अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं कि इधर एक सर्किट बनाते हैं, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये माइनस, ये प्लस, अब उल्टा कर देते हैं ऐसे। तो जनाब अब क्या होगा कि ये डिप्लेशन रीजन ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, करंट मूव नहीं करेगा, और इसे कहेंगे रिवर्स बायसिंग। तो बस इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर हमारी वीडियो वैसे ही तकरीबन घंटे से ऊपर तो चले गई होगी, सही है ना। तो चलो छापो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये, 171 एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, उसका मास है m, ओके, उसका चार्ज है q, ये समझ लो वैल्यूज दी हुई है ना सैंपल की फॉर्म में। प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ B, तो मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व पाथ इज, ओके। अब ये कहता है कि किसी ना किसी एंगल के साथ जो है वो आपके पास आएगा, तो थीटा भी गिवन है, एंगल भी गिवन है थीटा, आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है
ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉपिक याद कराऊं ना आपको, यहां से एक चार्ज पार्टिकल आया, इस चार्ज पार्टिकल का मास था m और इसके पास था q, ये घुसा इसके अंदर, जब इसके अंदर घुसेगा तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, अगर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जा रहा होता तो क्या होता कि उसमें लिखा होता परपेंडिकुलर या राइट एंगल या एंगल 90 डिग्री लिखा होता, कह रहा है किसी भी एंगल से जा रहा है तो हम भी किसी भी एंगल कर देते हैं। अब इस पे फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, तो सर फिर क्या होगा कि ये रेडियस फॉर्म में घूमना शुरू हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा सा इसमें टॉपिक अब याद आ गया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। दो फोर्सेज हैं हमारे पास, कौन कौन सी? एक इस पे फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स जो कि बराबर है F इज इक्वल टू क्यू वी बी के साइन थीटा के। एंगल लगाना है क्योंकि 90 नहीं है ना। अब ये सर्किल में घूमेगा तो इसकी एक फोर्स लगेगी mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स। मिला दो दोनों को यार, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। हमें r चाहिए, इसको तो कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? क्यू बी साइन थीटा इज इक्वल टू mv अपॉन r। निकाल लो ना r, ठीक है। r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये क्यू वी नहीं है, क्यू बी है, सॉरी। r को यहां ले जाए, क्यू बी को वहां ले जाए, क्यू बी और साइन थीटा है कहीं आंसर? हाँ यार होगा कहीं ना कहीं, तुक्का लगाते हैं। mv अपॉन क्यू बी साइन थीटा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो जी, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 172। कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज मेजर्ड। यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज मेजर्ड, एक बात बताऊं, ऑप्शन ही सही नहीं है। चलो हम कर लेते हैं यार, क्योंकि इसमें मोल आना चाहिए था, इसमें केजी आ रहा है। कोई नहीं, खैर है यार, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, हमें तो फॉर्मूला चाहिए भाई। स्पेसिफिक एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी ओ एम सी डेल्टा टी, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय सी डेल्टा टी। बना लो यूनिट यार, ये हीट है तो एनर्जी है, सही है, सॉरी ये एम है ना, ये मास है तो केजी है, ये टेम्परेचर है तो केल्विन है। इसको आप कर लो जूल, ये आ जाएगा पर केजी, ये आ जाएगा पर केल्विन। चलो जी, हो गया। और ये ऑप्शन है कहीं पे? हाँ यार, ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यार मुझे सी लग रहा है क्योंकि मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, तो आप देख लेना, बस ये आंसर है। वैसे ये आंसर यही है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी यही है। क्वेश्चन नंबर है जी 173। कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय। यार ये तो डेल्टा, अच्छा एक काम करना, ये लिख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता था कि जितनी हीट आप देंगे, ये लो, जितनी हीट आप देंगे उसमें से कुछ हीट जो है वो वर्क डन में चली जाएगी और कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। लो मैंने आपको पहले बता दिया ना, तो कुछ चेंज आएगा वर्क में और कुछ चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में। ओके, अब इसके तीन ऑप्शन बन सकते हैं, इसमें से वर्क का ऑप्शन निकालना है। तो वर्क का ऑप्शन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, इधर को इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन गया डेल्टा यू। इसमें से इसका आंसर निकालना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। देखो इसमें से कोई ऑप्शन होगा यार तीनों में से, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें गिवन है ना, तो ये आपके पास आ गया, ई इज द राइट ऑप्शन। तो ढूंढ लेना भाई, इस तरीके से करना। मैंने ये करवाया तीनों इसलिए तो ये तीन कंडीशन हो सकती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की फिलहाल, यानी इस इक्वेशन की तीन कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना वो इसी इक्वेशन का लिखा हुआ है। और भी कंडीशंस हैं लेकिन इस इक्वेशन की तीन कंडीशन थी तो मैंने करवा दी। छापो, पढ़ाओ फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 174। ओके, कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 joules in 1 second. The magnitude of the torque is। एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है,
तो डेल्टा एल आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डिवाइडेड बाय क्या कहता है, डेल्टा टी, ये बना ऐसा। तो एंगुलर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, फाइनल मोमेंटम है 720, इनिशियल मोमेंटम है 0। ऐसे ही होता है ना, फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, ओ सॉरी इनिशियल को फाइनल से माइनस करते हैं। इन 4 सेकेंड नीचे आ गया 4 सेकेंड का टाइम। तो क्या करें, ओ यार ये तो आ गया, मुसीबत हो गई। तो बस ये लो डिवाइड कर लो, ये अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 180 न्यूटन मीटर। ये आ गया तारिक भाई, क्योंकि भाई ये टॉर्क का ही तो यूनिट फॉर्मूला है ना, तो इसलिए कह रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, बनाओ फोटो बनाओ, जल्दी से फोटो बनाओ। $175। अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलता है, क्या कहते हैं उसे? सोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। लाला जी सुपरसोनिक कहते हैं। ये तो रटे वाली बातें हैं, याद कर लो। चलो 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 आगे चलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 176, आखिरी क्वेश्चन है जी। इफ द स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट 2, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है 2, द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द चार्ज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ओके, इस कैपेसिटेंस विल बी, यार एक बात बताऊं, मानो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो 2 प्लेटें हैं ये कैपेसिटर की, इसके अंदर एक स्लेब लगा देते हैं और इस स्लेब की जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो है 2। तो इसके अंदर जो कैपेसिटेंस थी वो दे रखी है 20 माइक्रोफैरड। तो सर आखिरी क्वेश्चन है ना, तो मार्कर भी डिम हो गया। तो सर अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? रिमेन सेम रहेगी, डबल रहेगी, 4 टाइम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, सुनते रहे ना आप तो मना। कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। ये मैंने सारा कैपेसिटेंस पढ़ा दूंगा ना एक ही पॉइंट में, कि प्लेट्स को करीब करोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, दूर करोगे तो कम होगी। एरिया प्लेट्स का बढ़ाओगे यानी ये बड़ी कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, प्लेटें छोटी कर दोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ओके, इज इक्वल्स टू, सही है। अब इज इक्वल्स टू लगाते हैं, इज इक्वल्स टू यहां लगेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी ये कि अगर परमिटिविटी बढ़ती है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ रही है परमिटिविटी? परमिटिविटी बढ़ रही है 2 टाइम, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी कितनी बढ़ जाएगी? 2 टाइम। यहां पर डबल वाला ऑप्शन है कहीं? हाँ ना, है ना। तो सर ये क्वेश्चन हमारे पास डन हुआ। तो एमडीगेट हमारा कंप्लीट हुआ। आज मैंने बोर्ड पे बताया था, बोर्ड पे पढ़ाना था, सो सही बताऊं तो टांगों में भी जान खत्म हो गई है इतनी देर खड़े होकर। अच्छा, अब मुझे एक काम जरूर बताइएगा कि मुझे ये कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये वाला तरीका सही है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कर लेंगे कोई बात नहीं। अगर ये तरीका सही है तो अगला पेपर भी इसी तरीके से सॉल्व कराया जाए, और अगर नहीं तो फिर ये बताइएगा कि वो जो लैपटॉप पर स्क्रीन शेयरिंग वाला तरीका है, अगर वो सही है तो वो बताइएगा। तो मतलब दोनों तरीके आपके लिए ऑप्शन हैं। ये कमेंट आपने ज़रूर करना है। एक काम और कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। आखिरी बात भूल गया यार, इतनी वीडियोस देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं कभी नहीं बोलता लेकिन आज बोल देता हूँ ना, फिर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ओके, बुरा सुरा कमेंट ही कर दिया करो, कमेंट तो कर दिया करो ताकि पता तो लगे कि तुम हमारे साथ हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।